सानी जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है? देखिए, जो दूसरा दिन शुरू हुआ है लड़ाई का, उसमें सारी जो पिक्चर है वो बदल गई है। वो पिक्चर ऐसे बदल गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, वो ये क्या कह रहे हैं कि मैंने टॉक्स जो है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप पीस टॉक कर लीजिए, नेगोशिएशन कर लीजिए। पर ईरानियंस ने ऑन द रिकॉर्ड बोल दिया है कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी पिक्चर ऐसे बदली है, इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि अमेरिकन लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये वो लड़ाई है जो कि उनके ऊपर पोती गई है। दे हैव बीन फोर्स्ड टू फाइट बाय द इजरायलीज। और वो उसका कारण ये है कि जो उनकी स्पाई एजेंसीज हैं, मोसाद वगैरह, उन्होंने पता लगा लिया था, वो फॉलो कर रही थी सुप्रीम लीडर को कि ये फला टाइम पे जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और ओवरग्राउंड करेंगे। तो द प्रेसिडेंट वाज नॉट रेडी, बट ही वाज पुश्ड बाय द इजरायलीज कि, और देन द प्रेसिडेंट वाज, देखिए बहुत अजीब सी बात हुई है। प्रेसिडेंट जो है, मेरे हिसाब से उनको ये बता दिया गया, इजरायलीज ने उनको बताया है कि अगर हम इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो हम रिजीम चेंज कर देंगे, क्योंकि रिजीम चेंज करना इनका वो बोल रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो कर देंगे। अच्छा, इन्होंने कंसल्ट नहीं किया किसी भी अपने अरब नेशन के साथ कि अगर हम सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो क्या होगा। वो उनको कंसल्ट नहीं किया गया है। तो जी हाँ, नाज़रीन, अगर देखा जाए तो जो पिछले कुछ माह से जो सूरत-ए-हाल चल रही थी, जिस तरह अमेरिका और इसराइल गठजोड़ जो है वो साज़िशों पे साज़िशें वो किए जा रहा था ईरान के ख़िलाफ़, और उसकी एक सूरत-ए-हाल आपको नज़र आई कि किस तरह उसने जो है ईरान में डायरेक्टली जो है वो अवाम को एंगेज किया, और उसके अलावा इंतशार फैलाए, और कितने ग्रुप्स हैं वो लोगों को ख़ायर किया इस चीज़ के लिए कि वो ईरान में जो है वो इंतशार फैलाकर रजीम चेंज के लिए वो इस मामला को आगे लेकर चले। लेकिन जब बार-बार ये चीज़ करने के बावजूद ईरानी अवाम जो है वो इस चीज़ पर नहीं आई, तो फिर जाके उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस जो है वो सूरत-ए-हाल को अब बदलते हैं, और आयतुल्लाह ख़amenei साहब को, इनका जो बड़े लीडरान हैं, उनको उनका ख़ात्मा जो है वो किया जाए, तब जाके वो रजीम चेंज होगी। अभी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये खुद तैयार नहीं है। इन्होंने सिर्फ बिल्डअप करा था कोहेजन के लिए, और कई चीजें बता रही है कि तैयार नहीं है ग्राउंड पे। अगर आप कहेंगी मैं डिटेल्स बता दूंगा। दूसरी बात ये है, इन्होंने पहले बातचीत ही नहीं करी है अपने, ये जो सऊदीज है, कतर है, इन सब, बहरीन है, इनके जो लीडर्स हैं, इनसे बात नहीं करी, क्योंकि वो इसको सीक्रेट रखना चाहते थे कि ये लीक ना हो जाए कि हम सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं। तो अभी वो एक दिन के अंदर पासा ऐसा पलट गया है। ट्रंप अंडर प्रेशर है, तैयारी है नहीं, लोकल लीडर से बात नहीं करी है, और अब क्या किया जाए ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। जी, प्रवीण जी, अगर तैयारी नहीं थी तब तो उनके सबसे बड़े नेता का उन्होंने कत्ल कर दिया। अगर तैयारी होती तो क्या होता? उनके कंपाउंड पर इस तरह से बमबारी की जाकर, वहाँ की सरहदों में, वहाँ के एयर स्पेस में जाके, हमें तो ये सब बताया जा रहा था कि वहाँ का जो एयर डिफेंस मैकेनिज़्म है ईरान का, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर तैयारी नहीं थी तो उन्होंने सीधे उनका सर हथिया लिया। जो अयातुल्ला ख़ामेनी है, अब जो भी चाहते हैं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने आज फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और कह रहे हैं कि उनके जो टॉप 48 लीडर्स हैं वो एक शॉट में चले गए। 48 लीडर्स आर गॉन इन वन शॉट एंड इट्स मूविंग अलोंग रैपिडली, और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। 48 नेता मार दिए, ख़ामेनी साहब को मार दिया। देखिए, वो जो इन्होंने मारा है सबको, इनको मालूम ही नहीं है कि जो ईरानियंस हैं, वो पिछले साल जब लड़ाई हुई थी 2025 में, 12 दिन की लड़ाई, उसके बाद उन्होंने कुछ फैसले लिए थे, कुछ तैयारी करी थी। उसमें एक बड़ा फैसला ये था जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। मतलब अगर टॉप लीडर को मार दिया जाए तो नेक्स्ट लीडरशिप जो है वो टेक ओवर कर लेती है। इसलिए ये जो बात कर रहे थे रजीम चेंज का, रजीम चेंज तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो रजीम तो एक रजीम का आप ऊपर से हटा दिया। रजीम क्या होता है? उसका मतलब होता है गवर्नमेंट चेंज। अगर आप टॉप लीडर को मार देंगे तो सरकार थोड़ा ना बदल जाएगी, वो नेक्स्ट वाला उसकी टेक ओवर कर लेगा। और इसके कारण इन्होंने किसी को बताया नहीं। ये जो बिल्डअप था, मेरे हिसाब से ये किया जा रहा था बिल्डअप कि हम जो डिप्लोमेटिक स्टॉक चल रही थी,
ये इनडायरेक्ट टॉक्स जो हो रही थी ओमान के थ्रू जिनीवा में, उसमें हम इन पे और प्रेशर डालें, और वो काम कर रहा था। काफ़ी कुछ जो था वो मान गए थे ऑन द न्यूक्लियर इशू। इरानियंस हैड एग्रीड टू दैट। वो ओमान के जो लीडर थे उन्होंने कहा है ये सब कुछ। पर ये अचानक मेरे हिसाब से बीच में इजरायलीज आ गए कि देखिए हमें खबर मिल चुकी है पक्की कि जो अली खमेनी है इनका सुप्रीम लीडर, वो इतने और लोगों के साथ यहाँ पे बातचीत करेंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। इनको लगा कि जैसे इन्होंने वेनेजुएला में किया था, हम्म। टॉप लीडर को उठा लिया तो सब कुछ बदल गया। ईरान में ऐसा नहीं होगा, ये इन्होंने सोचा नहीं। इन्होंने अपने लोकल जो इनके अपनी जो किंगडम्स हैं उनसे सलाहबाजी नहीं करी। अब किंगडम्स जो है वो फंस गई हैं बहुत बुरी तरीके से। वो इसलिए फंस गई हैं क्योंकि जो इंटरसेप्टर होते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, वो उनके पास है ही नहीं। अमेरिका अमेरिका के पास बहुत तादाद में, जो कि वो जहां भी उनकी बेसिस है वो सभी को सप्लाई कर सके, वो उसमें कमी है। जी हाँ। इसलिए ईरानियंस ने समझदारी से इनकी बेसिस पे अटैक किया है। उसके बीच में इन्होंने सुप्रीम लीडर को मार दिया। अभी जो किंगडम्स हैं सारी वो घबरा रही हैं, बिकॉज वहां लोग जो हैं ये बहरीन में देखिए जल से निकल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। अभी अगर वो कुछ, वो उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। वो इसलिए बंद करी है कि अगर वो अलाउ करते हैं अमेरिकन को, हमारी एयर स्पेस आप यूज करिए, यहाँ से फ्लाइट चलाइए, तो वो किंगडम्स को अपने लोगों से ही खतरा हो जाएगा कि आप ये सब कर रहे हैं। तो ये टोटल एक कंफ्यूजन है। ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस से परमिशन नहीं ली है, कांग्रेस की ऑथराइजेशन नहीं है। 4 तारीख को कांग्रेस का सेशन है, मार्च को, परसों। तो ये सब तैयारी हुई कुछ नहीं है, ये बहुत क्लियर है। मैं ये एक आपसे दिन में पता जी हाँ, मैं चलेगा। आपसे बिल्कुल जानने की कोशिश करूँगी और ख़ासकर मुझे लगता है आप बिल्कुल सही इंसान हैं ये जानने के लिए। मुझे याद है जून के महीने में भी जब ये पूरा अमेरिकी हमला हुआ था ईरान पर, शायद आप ऐसे पहले व्यक्ति थे या एक ही व्यक्ति थे जिसने कहा था कि ईरान की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। और मैंने आपसे नहीं, कई और रक्षा विशेषज्ञों से बात की थी, इसमें सिर्फ़ आपकी बात अलग थी। आपने कहा था कि लोहे के चने चबा देगा ईरान, अब उसकी मिसाइलों का आपने ज़िक्र किया था और मैं यहाँ कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आप सही साबित हुए थे। न सिर्फ़ कि ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त, बल्कि ईरान की भी जब जंग हुई थी तब भी आप सही साबित हुए थे। मैं उस पर एक ही पल में आती हूँ। ईरान की कमजोरियां और ईरान की मजबूती दोनों की जानने की कोशिश करूंगी और ईरान के साथी कौन से हो सकते हैं ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन मैं जो हैरान हूं जिस बात पर, वो ये कि जिन मिलिट्री बेसिस का आप जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट एशिया के जो बाकी देश हैं, ज्यादातर जो अरब देश हैं, उनमें जो ईरान हमले कर रहा है, मैं इस दौरान जब से आपसे बात कर रही हूँ, हेडलाइंस देखिए क्या हैं। हेडलाइंस ये हैं कि किस तरह से सऊदी अरब पे हमला किया गया है और सऊदी अरब में भी कहाँ, सऊदी अरब में बात हो रही है कि उनकी ऑयल रिफाइनरी पर, डेटा सेंटर पर यूएई के, इसके अलावा शारजाह में एक जो मॉल है अभी भी वो जल रहा है, उसमें आग नहीं बुझ पाई है। तो इनको मिलिट्री बेसिस तो नहीं कह सकते, तो यहाँ तो कोई फौजी नहीं है, क्यों कर रहा है ईरान ऐसा? देखिए ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ईरानियंस लोग सोच रहे हैं, इन्होंने शुरुआत करी थी मिलिट्री बेसिस के बाद, तब उन्होंने रियलाइज किया कि अभी इन्होंने जो सुप्रीम लीडर को मार दिया है, जलसे हो रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा जैसे रिफाइनरीज को उड़ा दिया, अमेजॉन सेंटर हट उड़ा दिया दुबई में जो आप बता रही हैं। उसका मतलब ये है कि जो अब लोकल ये किंगडम्स है, ये प्रेशर डाल रही है अमेरिका पे सॉरी, कि आप लड़ाई बंद करिए। अब जैसे उन्होंने जो साउथ के जो किंग है उन्होंने तो साफ बोल दिया है कि हमको जो है हम इसमें नहीं पड़ेंगे, एंड दे आर नॉट रिटालिएटिंग। उन्होंने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं क्योंकि समथिंग लाइक 40,000 ट्रूप्स ऑफ अमेरिका वो इन सब बेसिस में है। और देखिए कितनी तबाही हो रही है। जो इनका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है बहरीन के अंदर, उनके हेडक्वार्टर्स को ईरानियंस ने मिसाइल दाग दी है वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी 2-3 गलतियां रही बहुत बड़ी। पहली, इन्होंने समझा ही नहीं कि सुप्रीम लीडर को मारने का मतलब क्या होगा। जैसे कि मैं समझता हूं जो सुप्रीम लीडर है उनका, अली खमेनी जो थे, वो ही वॉज इक्वलेंट टू अ पोप फॉर द शियाज। तो उसमें आप देखिए हिंदुस्तान में भी जल से निकल रहे हैं, हर जगह हो रहा है। तो ये तो इनको समझ में ही नहीं आया। इनको लगा रजीम चेंज हो रही है। दूसरा, इन्होंने खुद तैयारी ही नहीं करी थी। तैयारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों नहीं करी थी, इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं है काफी। फिर जो इनका एक न्यूक्लियर पार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, जो इनका गल्फ ऑफ ओमान में था, उसमें खबर आई
कि जो ईरानियंस हैं उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं जो कि कबूल नहीं रहे हैं पेंटागन, बट द वेरी फैक्ट कि उन्होंने उसको वहां से हटा दिया है, अब वो गल्फ ऑफ ओमान में नहीं है, इसका मतलब ये सब बिल्डअप हो रहा था, पर फैसला नहीं लिया गया था कि लड़ाई करनी है। इसका मतलब ये है कि जो उनकी सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, उनकी सब कमांड में से सबसे ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस सेंट्रल कमांड को है। पर सेंट्रल कमांडर को यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्डअप किस काम के लिए कर रहे हैं। ये उसको सीक्रेट मेरे हिसाब से रखने की कोशिश कर रहे थे कि इसको हम उड़ा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने यूएस कांग्रेस को भी नहीं बताया। तो ये सारे फैसले जो है बिना सोचे समझे, ये ऐसा लगता है कि एक आदमी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ले लिए है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है मुश्किल में फंस गए हैं, तो अब वो कह रहे हैं हमसे वो ईरानियन बात करना चाहते हैं, ईरानियन कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। जी हाँ। तो तो यानी ये बहुत इतना अपने आप में ये हैरानी की बात तो है। अब मैं जानना चाहती हूँ, जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, वो ये कि अगर आप वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुने, जो अमेरिका या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कुछ हमारे यहाँ भारत में भी हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान 10 दिन नहीं टिक पाएगा और उसके पीछे 2 वजह बता रहे हैं। पहली बात तो यानी आप समझिए कि इस बात से तो आपको भी ना इत्तेफाकी नहीं होगी कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है। तो ये तो अपने आप में बिल्कुल गैर बराबरी की अनइक्वल फाइट है, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक ईरान की मिसाइलों का जिक्र हो रहा है, वहां बात ये हो रही है कि ईरान की मिसाइलें तो बहुत सारी फूक चुकी हैं उस दौरान, जबकि जून में जो ईरान की आधी ताकत को एक तरह से चूस लिया इजराइल और अमेरिका ने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह और हमास, इन दोनों के ऊपर अगर निर्भर करता ईरान, तो इन दोनों की ताकत इतनी कम हो चुकी है कि हिजबुल्लाह की तो लगभग आखिरी सांसें चल रही हैं, हमास का हश्र आप जानते हैं। तो ऐसे में ईरान को बहुत कमजोर करके दिखाया जा रहा है। देखिए ऐसा है, ये अमेरिका दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर है, और इस समय लड़ाई जो है ईरान, वो अमेरिका के साथ नहीं लड़ रहा है, वो नेटो और इजराइल के साथ लड़ रहा है। नेटो भी इन्वॉल्व हो गई है, तो ईरान को पता है कि ये लड़ाई जो है वो बराबरी की नहीं है। पर हुआ क्या है कि जो मौके हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो ईरान को फेवर कर रही है। और क्या चीजें उनको फेवर कर रही हैं? पहली बात तो जो उनकी बेसिस है और उनकी किंगडम्स हैं, वहां पे हाहाकार मची हुई है कि जो लोग हैं कहीं वो बगावत ना कर दें किंगडम के खिलाफ, किंग के जो उनके ये जो शेख वगैरह है इसके खिलाफ ना कर दे वहां पे, क्योंकि वो लीडर को मार दिया है, सुप्रीम लीडर को शिया के, वहां पे ये चल रहा है। फिर इंटरसेप्टर्स नहीं है, सेंटकॉम का प्लान नहीं बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका सब ये ठीक नहीं कर सकता, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तैयारी नहीं थी। और अब जो है यूएस कांग्रेस 4 तारीख को वो बैठ रही है, और जो उनकी वॉर पावर्स हैं ही नहीं, इसकी ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, देखिए जो वॉर पावर्स होती हैं वो यूएस कांग्रेस के पास होती है, पर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इमरजेंसी पावर्स होती है। इमरजेंसी पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, तब जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है। पर अगर कोई लॉन्ग टर्म थ्रेट है, उसके लिए आपको यूएस कांग्रेस में जाना है। इसलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं वो केस बना रहे हैं कि हमें खतरा है, क्योंकि वो मिसाइल हमारी जो बेसिस हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। पर जो उनके दूसरी साइड के जो सेनेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि देखिए जो है अमेरिका के होमलैंड को खतरा नहीं है, उनके पास वो लंबी मिसाइल्स है ही नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है, अब मिड टर्म इलेक्शन भी वहां आ रहा है, उनकी जो अपनी मागा बेस है वो नाराज है, उनकी रेटिंग गिर गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका कमजोर है या ईरान अमेरिका के साथ लड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जंग शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी तैयार था पूरा इसके लिए, क्योंकि उन्होंने सबक सीख लिए थे पिछले साल के। तो वो 1 या 2 दिन में तो नहीं जा रहे हैं, ये बात तय है। और किसी का कहना कि 10 दिन में लड़ाई पे हार जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब ये भी कहा जा उनके रहा है कि ईरान सिर्फ इतना कर सकता है कि इस लड़ाई को जितना लंबा चाहे वो लंबा चला ले। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि ईरान का बहुत ही एक तरह का सुइसाइडल उसका रवैया है। वो ये कह रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये जनरल बख्शी कह रहे थे किसी टेलीविजन से बातचीत में कि उनको पता है कि हम हारेंगे, लेकिन आपको भी हम साथ में लेके मरेंगे। ये बात हो रही है, क्योंकि जो अयातुल्लाह खामनेई हैं वो चाहते तो
बंकर में छिप सकते थे, लेकिन वो बंकर में नहीं गए, वो बाकायदा अपने उसी घर में रहे, अपने पूरे परिवार के साथ रहे। एक तरह की आत्महत्या है ये। देखिए, मैं इस पूरी उनकी जो दलील है, आर्गुमेंट है, ये मुझे बेवकूफ़ी का आर्गुमेंट लगता है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसका कारण बहुत सीधा है। इरानियंस ने, जैसे मैंने बोला, उन्होंने 3 अपनी चीज़ें तैयार करी थीं। पहली चीज़ उनके पास क्या था, डिसेंट्रलाइज़ कमांड करा था उन्होंने। लेसन सीख कर 12 डे वॉर का, कि अगर एक लीडरशिप खत्म हो जाती है तो दूसरी टेक ओवर करेगी, ये उन्होंने कर लिया था। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि जो उनकी कमी पेशियां थी 12 डे वॉर की, वो चीन और रशिया ने उनकी मदद करके भर दी है। ये समझना चाहिए, चीन ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी है इस बार, और चीन उतनी मदद करेगा ईरान की जैसे उसने पाकिस्तान की करी थी हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में। तो अब वो डिटेल की बात है, आप कहेंगी मैं वो भी बता जी दूंगा, हाँ, ये मुझे दूसरी डिटेल बात उस है। बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो खबर आ रही है वो यही है कि क्या चीन, इसके अलावा रूस और क्या नॉर्थ कोरिया तक भी क्या ईरान के साथ आ सकते हैं? अगर आएँगे तो किस तरह की मदद करेंगे? क्या हथियार देंगे, फौजी देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या देंगे? देखिए देखिए, अब जंग जो है वो अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा कि अमेरिकन्स अपने सैनिक अंदर भेज देंगे या इजराइल सैनिक भेज देंगे जमीन पर ईरान में, जो कि 1000 किलोमीटर दूर है इजराइल से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जहां तक मदद का सवाल है, देखिए, जो आज उनके पास, जिसको हम बोलते हैं मिजेट सबमरीन्स, छोटी सबमरीन्स, वो उन्होंने बहुत सारी नॉर्थ कोरिया से ली है। वो मिजेट सबमरीन्स हैं, वो जो उन्होंने कहा है ना, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, और वो बंद हो चुका है। वहां से कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऑयल नहीं जा रहा है। ये प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जो आपको ये दलीलें दे रहे हैं, उनको ये सब सोचना चाहिए। हरमोज अगर बंद हो जाता है, अब्राहम लिंकन को उन्होंने वहां से हटा दिया है, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है, वो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन जो है, वहां उनको खतरा दिख रहा है अमेरिकन को। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की ताकत बहुत है, ईरान तैयारी करके बैठा था, ये आप समझने की कोशिश करिए। और ईरान जो है वो बेवकूफों की तरह भाग कहीं नहीं रहा है। ईरानियंस लड़ेंगे। जब आपकी 5000 ईयर्स सिविलाइजेशन होती है, यू फाइट। लड़ाई को अगर लड़ाई को आप बोल रहे हैं कि वो भाग रहा है, तो ये तो बहुत बेवकूफी की दलील है। ये क्या है? तो कहने का मेरा ये मतलब है, उनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो तितर-बितर है। उसमें एक प्लान नहीं है। लड़ाई के लिए आपको एक प्लान चाहिए होता है, हर कमांडर को पता होना चाहिए क्या है। वो मेरे हिसाब से अभी अमेरिका में नहीं है। अब वो नेटो भी उसमें आ गया है। क्यों आया है नेटो? उसका कारण ये है कि उनकी बेसिस पे भी अटैक हो गया है। ब्रिटिश बेस जो है वो साइप्रस में, वहां पर अटैक कर दिया है इन्होंने। तो ये कहने का मतलब ये है, प्रेशर डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। और वो भी ठीक कह रहे हैं ईरानियंस कि 2 बार पहले आप हमें धोखा दे चुके हैं। जब टॉक्स हो रही थी, एक तो पहले वो जेसीपीओ थी, उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां से विड्रॉ किया, जो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप, जब ये 12 डेज वॉर हुई है, तो नेगोशिएशन चल रही थी। उसके 2 दिन पहले आपने अटैक करवा दिया। अब फिर नेगोशिएशन चल रही थी जिनीवा के अंदर, आपने अटैक कर दिया। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि ईरान की तैयारी है। ईरान लड़ेगा, कितनी देर तक लड़ेगा ये कहना मुश्किल है, पर जो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, हर दिन जो पिक्चर बदल रही है वो अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। जी हाँ, और इसमें अमेरिका कई की बातें मैं कई बातें नॉट नोट ओनली करना चाहती हूँ। जी, श्योर। नॉट ओनली जी, देखिए, नॉट ओनली जंग के लिए अच्छी नहीं दिख रही मुझे पिक्चर। ताकत बहुत है अमेरिका में, इसमें कोई शक नहीं है, इसको कोई नहीं बोलेगा कि ताकत नहीं है। पर उनकी पिक्चर रोज जैसे बदल रही है, वो अच्छी नहीं दिख रही है। और दूसरा, सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम क्या होगी अमेरिका को, अगर अमेरिका ने इंसिस्ट करके बातचीत करी, इसीलिए ईरानियंस उसको ड्रैग कर रहे हैं, इमीडिएटली बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है लोग देख रहे हैं। इसके बाद जब लड़ाई, मान लीजिए नेगोशिएशन शुरू हो जाती हैं, उसके बाद क्या होगा कि ये सारी किंगडम सोचेंगी कि क्या हमने खतरा मोल ले लिया इनकी यहाँ बेसिस से, क्या हम इनको बोलना चाहिए कि आप यहाँ से चले जाइए। कहने का मतलब ये है कि जियो पॉलिटिक्स
मिडिल ईस्ट की बदल जाएगी। बिल्कुल। यानी कुछ भी हाँ दुनिया जो है वो ये पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन प्रवीण जी, मेरे पास 1-2 सवाल और हैं आपके लिए, और बहुत अहम जी सवाल बिल्कुल हैं। उसमें एक सवाल जी ये भी है कि ये पूरा जो खित्ता है, आप ये कह रहे हैं ये फ़िक्रमंद हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के पूरे तरीके से गुलाम हैं ये, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, स्ट्रैटेजिक हिसाब से भी हम देखें, तो इनकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि सर उठा के बात कर सकें। चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, या और भी कतर, या यहाँ तक कि जॉर्डन भी हो, ये तो सब अमेरिका के बिल्कुल इशारों पर और उनके रहमो-करम पर चलते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही थी, आप बातचीत का ज़िक्र कर रहे हैं कि जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा वेस्टर्न मीडिया को बयान दिया कि पूरे तरीके से कोई ऐसी बात नहीं बची थी जिस पर ईरान तैयार ना हुआ हो। अमेरिका की जो शर्तें थीं और उसके बाद भी हमला किया, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि हर बात के लिए तैयार हो गया था ईरान, तो कोई वजह ही नहीं बची थी। अब यहाँ जो रिजीम चेंज की बात हो रही है, एक ये भी बात कही जा रही है कि रिजीम चेंज के लिए अब उन्होंने खामनेई साहब को तो हटा दिया है, आयतुल्लाह खामनेई को। अब क्या इसी सिस्टम में, इसी रिजीम में क्या चेंज ऑफ फेस, चेहरा बदल के किसी और का चेहरा लगा दें कि हमें ये मंजूर है और ये मंजूर नहीं है? क्या इस तरह की कोई एक एक्सरसाइज हो सकती है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ईरान अभी टोटल कंट्रोल में है। अगर ईरान कंट्रोल में नहीं होता तो वो फौरन तैयार हो जाता ट्रंप से बात करने के लिए। सीधी सी बात है, अभी लड़ाई का दूसरा दिन है, इसलिए बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझने की जरूरत है जो मैं आपको बता रहा हूं, ईरान तैयारी करके बैठा है और ट्रंप की साइड पे ताकत है, पर कोई प्लान नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। ये अचानक हमला करा गया है। इनको दिखा है टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वो टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इनके लिए टारगेट ऑफ डिजास्टर बन गया है, क्योंकि इन्होंने सलाह ही नहीं करी। जी हाँ, वो जो इन्होंने मारा है अली खुमैनी को कि वो छुप के बैठ जाते, ये कर लेते। अरे बाबा, वो तो फैसला वो करेंगे ना। आप कौन होते हैं एनालिस्ट यहाँ फैसला करने वाले? आज की जो सिचुएशन है आप उस पर टिप्पणी करिएगा, उसकी टिप्पणी बहुत सीधी है। दिस हैज वर्कड इन ईरान फेवर, हिज डेथ जो नहीं होनी चाहिए थी, पर चलिए अब उससे जो है वॉर के अंदर उससे ईरानियंस को बहुत फायदा हो रहा है और उनको अपनी मार्टरडम मिल गई है। अली खुमैनी साहब को अब 86 इयर्स के तो थे ही, और उनकी कोई हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, चल भी नहीं ठीक ठाक पा रहे थे, मतलब चल ही रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने कौम के, अपने मजहब के काम आ गए, और उससे जो उनका मुल्क है उसको भी फायदा हो गया। तो देखिए ये सब बातें होती है जिनको ये ट्रम्प को समझनी चाहिए थी। अब ये कह देना ही वाज अ टेररिस्ट, ही मे बी अ टेररिस्ट फॉर यू, बट ही वाज द पोप ऑफ द शिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। और इसके तो इन अलावा लोगों की प्रवीण जी, इसके अलावा जी ये भी जो इस्लाम धर्म में पूरा शहादत का जो कॉन्सेप्ट है, जो करबला से आया है, और खासकर शिया जी जो सेक्ट है उसमें तो बहुत अहमियत है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो जुनून है इस वक्त, मुझे लगता है कि जो सरकार के खिलाफ रहे होंगे ईरान में, वो लोग भी सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे तब्दीली आए, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह अमेरिका उनके घर में घुसकर उनके सबसे बड़े नेता की हत्या कर दे। और इसीलिए पूरी दुनिया में जो ये गुस्सा और गम का पूरा जो मौसम आ गया है, तो इस बात से क्या अमेरिका, क्या उसके एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप के ये नहीं बताते उन्हें कि उन्होंने रिजीम को, जिसको चेंज करने की बात कर रहे थे, उसी रिजीम को तो उन्होंने कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया? देखिए इनकी ये बात समझ में नहीं आती, और ये एरोगेंस है अमेरिकन पावर की, मिलिट्री पावर की, कि हम कुछ कर कह देंगे तो वो हो जाएगा। तो वो अब दुनिया बदल गई है, सीधी सी बात है। इनके ऊपर ऐसी बात नहीं है जो लोग समझ नहीं रहे हैं। चाइना और रशिया का भी बहुत प्रेशर आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। ऐसी बात नहीं है, वो हथियार भी उनको दे रहे हैं, उसको मदद भी दे रहे हैं। आज जो ईरान टारगेटिंग कर रहे हैं, एक्यूरेट टारगेटिंग, वो बेदू सिस्टम के कारण कर पा रहे हैं। जो चाइनीज का बेदू सिस्टम है वो इस समय दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, वो जीपीएस से बेहतर है। तो और ये सब बातों को किस तरह काम समझना है करता है? पहले। और रूस क्या जी करेगा? रूस तो पहले से ही, पुतिन तो पहले से ही एक जंग में अपने को इन्वॉल्व किए हुए हैं यूक्रेन के साथ, तो वो किसी स्थिति में है क्या मदद करने की? देखिए वो कर तो रहे हैं। वो अभी जो उनका एयरक्राफ्ट है जिसने कि इसका ईरानियन एयरक्राफ्ट जो है उसने इराक में हमला किया है, दैट्स अ रशियन एयरक्राफ्ट। यू सी, सो कहने का मतलब ये है दे हैव गिवन देम लेयर डिफेंस, बहुत चीजें दी हैं, और दे आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अमेरिका
to come and talk and stop this war. से मुझे बताइए अगले आने वाले हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है? इतनी जंगें आपने देखी हैं, इस जंग में क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ अगर दूसरे दिन में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पहल कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो जाएं। किसी तरीके से ईरानियंस नहीं मान रहे हैं। मेरे हिसाब से ईरानियंस अगर वो ऐसे ही उनको बोलते रहेंगे तो हो सकता है वो मान जाएं, क्योंकि वो इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये बार-बार धोखा दिया है उनको। ये नेगोशिएशंस बोलते हैं फिर तैयारी कर लेंगे। अब ताकत तो उनके पास है, सिर्फ उनका जो पूरा ऑपरेशनल प्लान है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको वो ठीक-ठाक कर लेंगे, फिर जंग शुरू कर देंगे। तो उसकी कौन गारंटी लेगा? उसके लिए ईरानियंस बैठे हुए हैं। आप वो करवा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ तक कि लोगों का ताल्लुक है, जहाँ तक रिजीम्स का ताल्लुक है, जहाँ तक जियोपॉलिटिक्स का ताल्लुक है, वो बदल चुकी है। उसमें कोई शक नहीं है। अब जंग के हिसाब से बताइए अब क्या होगा? ईरान क्या हमला करता रहेगा इन्हीं मिलिट्री बेसिस पर, वेस्ट एशिया के तमाम देशों पर? क्या अमेरिका और इज़राइल अब इस हमले को और ज़्यादा बढ़ाएँगे ईरान में? क्या होगा? देखिए, इज़राइल के पास कोई ख़ास ताकत है नहीं। ये हमने 12 डे वॉर के अंदर भी देख लिया था। 12 डे वॉर में उनके पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं थे ईरानियन मिसाइल्स को रोकने के। छोटा-सा मुल्क है और इसीलिए उन्होंने ये उनके पूरे ये जो आयरन डोम की बात होती है, पेट्रियट सिस्टम की बात होती है, वो देखिए ये कुछ कर सकते हैं पर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इट्स ऑल लिमिटेड। तो ईरानियन मिसाइल्स जा रही हैं और जहाँ तक मिसाइल्स का ताल्लुक है, अगर वो इस क्वांटिटीज़ में, इंटेंसिटी में मिसाइल्स फेंक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी जो असली ताकत है, वो अभी तक उन्होंने दिखाई भी नहीं है। अब कब दिखाएँगे, कैसे दिखाएँगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को कि मेरी असेसमेंट ये है कि अमेरिका जैसे कि पहल कर रहा है नेगोशिएशन की, तो इसका सीधा जवाब यही हो सकता है कि जो किंगडम्स भी और प्रेशर डालें अमेरिका के ऊपर, और वो डाल सकती हैं। ऐसी बात नहीं है, वो वेसल स्टेट्स ही हैं, पर वो डाल सकती हैं क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर जो है वो हाहाकार मची हुई है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अब मानना है ईरान को लड़ाई के लिए। और जहाँ तक ये कहना कि उनके पास लिमिटेड मिसाइल्स हैं, देखिए वो लिमिटेड मिसाइल्स उन्होंने भी अपनी कैलकुलेशन करी है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। फॉर देम इट इज़ अ वॉर ऑफ सर्वाइवल। दे विल फाइट, इट्स सिंपल एज़ दैट। प्रवीण सानी जी, नाज़रीन वीडियो आपने देखी यकीनन आपको मज़ा आया होगा और वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।